नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उम्मीद है कि आपने उसको कंप्लीट किया होगा और जिसने भी उसको कंप्लीट नहीं किया होगा उस क्वेश्चन को, समझिए वो बहुत ज़्यादा ही लापरवाही कर रहा है और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बिना क्वेश्चन का राइटिंग किए आप आगे चल के कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। इसके पीछे भी रीज़न है, वजह क्या है हम बताते हैं आपको। जैसे अगर जो मैंने पहले बताया ही था कि अगर जो आप पढ़ाई को जितना टाइम दे रहे हैं उसका 40% अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो 60% आपको अभ्यास में लगाना है, ठीक है। तो बिना वजह तो ये बातें कही नहीं गई थी। दूसरा रहा क्वेश्चन राइटिंग का, मतलब आंसर जो राइटिंग करना है आपको, उसकी बात रही, तो वो ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है कि आप जब कभी कोई चीज़ पढ़ोगे तो आपको याद तो हो जाती है, लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं रहती। एक टाइम ऐसा आता है जब आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, निकल जाती हैं। ठीक बात है। तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, हम उसको याद करते हैं, याद हमें हो गया। अब जो भी क्वेश्चन है जब उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही तो आंसर राइटिंग कर नहीं देते हैं। उसके लिए सोच के लिखना पड़ता है और जब सोच के लिखते हैं तो जो चीज़ें हम याद किए रहते हैं वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। और जब बार बार रिपीट होता है तो जो याद करने की क्षमता है उस चीज़ को, वो क्या होती है और मजबूत होती है। और आपको पता है कि जब हमें मंजिल पाना ही है तो हमें उस पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, मतलब वो स्टेप हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे ही। उसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो जब उस पड़ाव को पार करना ही है तो अभी लापरवाही करने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि आप केवल टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। और जो चीज़ करना है और बिना किए आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जितना जल्दी समझ जाओ, जितना जल्दी करना स्टार्ट कर दो, उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जो आपको नोट्स लिखवाया जा रहा है वो नोट्स लिखने के बाद एक बार आप उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा सॉर्ट लिखवाया है, उससे सॉर्ट तो ऐसा नहीं है कि उससे सॉर्ट आप नोट्स बनाओगे। नोट्स हम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, नोट्स जो दे रहे हैं वो सॉर्ट ही है, लॉन्ग नोट्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद करना ये आपको है, सॉर्ट कहने का मतलब ये है कि कुछ जो कीवर्ड्स उसमें होंगे, जो शब्द होंगे, जैसे कोई डेट हो गया, कोई जगह का नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको उसको लिखना है। कैसे लिखना है? आप एक ब्लैंक पेज लोगे, सादा पेज लोगे, उसमें क्या करोगे, अपना नोट्स पहले अच्छे से रीड कर लोगे, लर्न कर लोगे। याद वाद जब अच्छे से हो जाएगा तो उसमें से जो कीवर्ड्स थोड़े से कठिन होंगे, जो शब्द कठिन होंगे, उसको आप उसमें से पढ़ने के बाद छाँट लोगे, छाँट के लिख लोगे और लिखने के बाद उसको बार बार रिपीट करोगे। और जब वो अच्छे से तैयार हो जाएगा तो उससे भी छोटा आप कर लेना। जैसे एक पेज का अगर जो आपका नोट्स है तो उसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो आपके लिए कठिन होंगे, तो उसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे एक सादे पेज में। उसके बाद जब उसको अच्छे से याद कर लेंगे तो उससे भी छोटा कर लेंगे। तो पहले मान लीजिए आप 18-20 जो शब्द हैं वो छाँट पाए, उसके बाद आपका शब्द क्या होगा, जब वो 18-20 शब्द याद हो जाएगा, उसमें से हो सकता हो 2-4-10 ऐसे हो जो अभी भी ना याद हो, तो 2-4-10 उसको लिख लेंगे उसमें और आंसर राइटिंग करते चलेंगे तो वो और बेहतर होता जाएगा, हमारे जो माइंड में फीड होता जाएगा। तो जब माइंड में रहेगा तभी हम डिलीवर कर पाएंगे। यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमारे पास कंटेंट तो होना चाहिए ना, और कंटेंट कहाँ से होगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम भूल जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो टाइम ऐसे बीतता जाएगा और आप टाइम वेस्ट करते जाओगे, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। जो चीज़ें करनी है बार बार करनी है, अच्छे से करनी है और यही क्लियर करते चलना है। ऐसा नहीं कि बार बार जीवन में एक ही चीज़ करते जाएँ, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है सबको। एक बार स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, फिर दोबारा समझेंगे, फिर दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे कई बार करना पड़ता है और उनके बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एक सब्जेक्ट लिया, अब एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे सारा किया, फिर करने के बाद फिर शुरू से सब कुछ भूल जाएंगे, फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें याद नहीं रह जाती हैं, याद रह जाती हैं, लेकिन आपको पता है जितने अच्छे से, अगर जो 100 में 80% हमको अच्छे से आना चाहिए वो कब जाके आता है, जब हम 7-8 बार ये पढ़ाई पूरा कर लेते हैं तब। तो काफ़ी लंबा टाइम इसमें लग जाता है, तो ठीक है, ऐसे टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो जो कल का क्लास हुआ था उसमें हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में देखे थे, ठीक है। कर्नाटक युद्ध स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग कैसे था, जैसे कि जो फ्रांसीसी थे और जो ब्रिटिश थे, ये इन दोनों का क्या था, आपस में टकराव था। और ये ऐसा नहीं है कि भारत में ही बस टकराव करते थे, बाहर भी, मतलब भारत से बाहर यूरोपियन राष्ट्र में हो गया, अमेरिका में हो गया, ऐसे बातों बातों पे जो भी चीज़ें होती जाती रहती थी तो उसमें ये लोग अपना करते रहते थे कुछ, मतलब लड़ाई वगैरह होती रहती थी छोटी मोटी, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी ये लोग आपस में भिड़ जाते थे, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो जो कर्नाटक का युद्ध था और हैदराबाद का युद्ध था, उसमें क्या हुआ, कर्नाटक और हैदराबाद में मैंने बताया था उत्तराधिकार को लेके ही संघर्ष चल रहा था। तो इन लोगों को लगा कि हमें शामिल होना चाहिए। अब किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई वजह होता है। तब अब ये लोग जो सोचे कि हमें शामिल होना चाहिए, तो क्यों ऐसा सोचा इन लोगों ने? ऐसा इसलिए सोचा कि जब हमारे उत्तराधिकारी यहाँ पे बैठ जाएंगे तो हमें अपनी मनमानी करने की
छूट मिल जाएगी। इस चक्कर में ये लोग क्या हुए, इन्वॉल्व हुए। तो सबसे पहले कौन, फ्रांसीसी इन्वॉल्व हुए, इसमें शामिल फ्रांसीसी हुए, हैदराबाद भी और कर्नाटक भी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। और ब्रिटिश जो थे वो उनको मजबूरी में इन्वॉल्व होना पड़ा, ठीक है। तो जब ये दोनों लोग इन्वॉल्व हुए, पहले तो फ्रांसीसियों के सहयोग से दोनों जगह सरकार बनी, बाद में ब्रिटिशर्स को ये रास नहीं आया, फिर क्लाइव के नेतृत्व में ये लोग भी कर्नाटक पे अपने मर्जी का गवर्नमेंट बना पाए, उत्तराधिकारी अपनी मर्जी का वहाँ पे बैठा दिए। तो वहाँ से वो लोग भी कुछ अपना बढ़िया से गिफ्ट उपहार वगैरह लिए और हरजाना वगैरह, मतलब पैसा वगैरह बहुत सारा मिला। तो फिर वहाँ से यहाँ से क्या हुआ, इनकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई थी शामिल होने का, हस्तक्षेप करने का। तो जब शामिल हो ही गए थे तो पहले स्टेप पे किए, तो अब इनका मन और आगे बढ़ा कि हमें और शामिल होना चाहिए। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे कर्नाटक जो सेकेंड युद्ध हुआ उसी टाइम पे बंगाल में, क्योंकि हम यहाँ एक, जैसे भारत है तो भारत में एक क्षेत्र तो है नहीं, कई क्षेत्र में विभाजित था, कई जगह शासक अपना राज करते थे। तो ये हम अभी तक कर्नाटक की बात कर रहे थे, यानी कि साउथ इंडिया की बात कर रहे थे। अभी हम लोग नॉर्थ में देखेंगे, जो बंगाल था वहाँ पे भी उत्तराधिकार को लेके, मतलब ऐसा नहीं था, उत्तराधिकार तो बन गए थे, सिराजुद्दौला उस टाइम बन गए थे, गद्दी पे बैठ गए थे, लेकिन उनके जो कुछ थे रिश्तेदार लोग, वो लोग क्या, मतलब इनको पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग चाहते नहीं थे कि ये गद्दी पे बैठे। तो उन लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना, अब जब जान गए थे कि कर्नाटक में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, ये लोग शामिल हो रहे हैं हम लोग के बीच में, तो ये लोग भी सोचे कि हम लोग भी मदद मांगते हैं इनसे, हम लोग मदद मांगेंगे जिससे सिराजुद्दौला को हम गद्दी से हटा सकते हैं। तो ये लोग अंग्रेजों से मदद मांगने आ गए। तो जैसे ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, उसके बाद जस्ट तुरंत प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का मतलब बंगाल में, लेकिन मैंने वो ना लिखवा के सबसे पहले कर्नाटक का तीनों युद्ध पूरा किया, ठीक है। उसके बाद प्लासी की लड़ाई देखेंगे, हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद ही प्लासी का हो रहा है, उसके बाद तृतीय कर्नाटक हो रहा है, लेकिन हमने पहले कर्नाटक को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद प्लासी का बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसे कि अगर जो 2 के बाद 3 आ रहा है, ठीक है, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो हमने क्या किया, 3 को अभी नहीं बताया है, 2 के बाद 4 बता दिया है, ठीक है। तो अब तीसरे की बारी है, वो क्योंकि अलग क्षेत्र से था इसलिए मैंने पहले एक क्षेत्र को समेट लिया, फिर अब अलग क्षेत्र पर चलेंगे, यानी कि बंगाल विजय। अब जो बंगाल विजय होगा वो पूरे भारत को जीतने के लिए इन लोग का मार्ग एकदम क्लियर कर देगा, रास्ता इन लोग का एकदम साफ हो जाएगा जैसे ही ये लोग बंगाल विजय कर ले जाएंगे। यानी कि वो समझिए बंगाल विजय नहीं था, पूरे भारत को जीतने का सबसे अच्छा रास्ता था। समझिए ना कि एक कुंजी थी, चाबी थी, जो एक ताले की चाबी थी जिसने ताला को खोल दिया और पूरी तरीके से ये लोग लौट लिए, ठीक है। तो उस समय, जिस समय की बात की जा रही है, जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे क्या होता था, बंगाल में बहुत अच्छा समृद्धशाली बंगाल था, उसको कामधेनु गाय भी कहा। और मैंने आपको बिपिन चंद्रा पढ़ने के लिए कहा था, दूसरा लेशन आपको बिपिन चंद्रा पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उस टाइम बंगाल क्या था, समृद्ध था, और पहले के टाइम में कृषि हमारा मेन सोर्स था इनकम का, यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था। तो उस टाइम कृषि भी बहुत अच्छी थी बंगाल की, और भी जो सारे कंपनियां जो काम करती थी या जो उद्योग भी छोटे मोटे चलते थे। ऐसा नहीं है कि जब फैक्ट्री, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनरी तो तब नहीं थी, लेकिन फिर भी उद्योग तो चलते थे ना, छोटे मोटे जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी। तो उस हिसाब से वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित था, वहाँ पे उद्योग भी बहुत ज़्यादा विकसित थे, ठीक है। तो ऐसा माहौल था कि वो बहुत ज़्यादा समृद्ध था। तो जब वहाँ से इन लोगों को इनविटेशन मिला कि आप आइए हमारी मदद कीजिए सिराज को हटाने में, सिराजुद्दौला को हटाने में, तो भाई इनका तो मन वैसे ही खुल ही गया था, ओपन हो ही गया था। तो अब क्यों भला, इनको अवसर मिला तो कैसे छोड़ देते। तो इनका भी मन किया कि चलो चलते हैं, हमें लाभ ही मिलेगा, हानि तो होने वाला है नहीं। और इन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था यहाँ का, तो ये लोग इन्वॉल्व होना चाहते थे, इनकी महत्वाकांक्षा क्या हुई थी, बढ़ गई थी, ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। और ये लोग कुशल थे भी, और इनको पता ही था भारतीय तो मदद करेंगे ही, और कर ही रहे थे, आगे से ही बुला रहे थे। तो ये लोग वहाँ पे गए। तो जाने का क्या मतलब, कलकत्ता में पहले से ही इन लोगों को अधिकार था आयात और निर्यात करने का, सामान आयात और निर्यात करने का इन लोगों को अधिकार था, ठीक है। अधिकार किसने दिया था, सबसे पहले एक बात हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले के टाइम में क्या था, मुगल का अधिकतर क्षेत्र पे अधिकार था। अधिकार था मतलब उन्हीं का शासन था, प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। वहाँ का जो भी अधिकार था मुगल के ही पास था अधिकतर भारत में। भारत के ज़्यादातर में मुगल का अधिकार होने की वजह से भाई लीगली तो वही थे, तो कागजी तौर पे उन्हीं का चलता था, उन्हीं को माना जाता था बॉस। यानी कि अगर जो कोई दूसरा देश वाला जानेगा, अगर जो हम किसी और देश की बात करेंगे, तो वो देश वाला यही जानेगा कि मुगल ही भारत के गवर्नमेंट हैं, ठीक है, सरकार हैं। तो बाहर वाला यही जानेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्र पे किसका अधिकार था, मुगल का था। तो कागजों पर इनकी ही चलती थी। भले ही जब 1707 के बाद औरंगजेब जैसे ही मरे, वैसे ही क्या हुआ, बिखर गया उनका साम्राज्य। जहाँ जो लोग जिस क्षेत्र में थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो पेपर वर्क होता था इन्हीं के नाम से होता था, तो भाई इनका तो उतना चलता ही था,
ठीक बात है। तो 1717 में फ़र्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था जिससे अंग्रेज़ों को कलकत्ता में छूट थी, जो वस्तु थे उनका आयात और निर्यात करने का। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, जो छूट थी वो कलकत्ता से बाहर सामान ले जाने में और बाहर से कलकत्ता सामान ले आने में छूट थी। मतलब वहाँ अगर जो स्थानीय जगह पे सामान इधर से उधर माल बेचना होता था तो उसके लिए उन्हें टैक्स देना होता था, लेकिन फिर भी ये आनाकानी करते थे। किसी न किसी बहाने से ये क्या करते थे, अपने आप को बचा लेते थे, वो भी टैक्स नहीं देते थे। तो बंगाल में पहले थे मुर्शीद कुली खां, नवाब थे। उसके बाद अलीवर्दी खां थे, ठीक है। अलीवर्दी के खां के बाद ये बैठे थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला भाई नवयुवक थे ही, अच्छे खासे नवाब थे, कुशल थे, शक्तिशाली थे, योग्य थे, ऐसे नवाब थे, बहुत अच्छे खासे थे। अब जब कोई इतना अच्छा रहेगा, योग्यता भी उसकी रहेगी, तो वो फिर दब के थोड़ी ना रहना चाहेगा, ठीक है। तो जो सिराज था, सिराजुद्दौला था, वो चाहता था कि बंगाल में भले ही इनको ये छूट मिली है, ठीक है, करने के लिए, वस्तु आयात और निर्यात करने के लिए, लेकिन इस छूट के बावजूद भी वो ये चाहता था कि जिस ज़माने में, यानी कि जब मुर्शीद कुली खां का ज़माना होता था, तो जिस हिसाब से तब अंग्रेज टैक्स देते थे, उसी हिसाब से आज भी ये लोग टैक्स दें, उसी प्रक्रिया को फॉलो करें, ठीक है, उसी नियम कायदे कानून से रहे। तो नवाब ने, यानी कि सिराजुद्दौला ने, नवाब जब भी कहेंगे तो सिराजुद्दौला की बात हो रही है, तो सिराजुद्दौला ने ऐसा इन लोगों को आदेश भिजवाया कि आपने जो किलेबंदी की है, ठीक है, जो किलेबंदी की है कलकत्ता में, उसको आप क्या कीजिए, गिरा दीजिए। इनके पास भी पहुंचवाया और फ्रांसीसियों के पास भी। तो फ्रांसीसियों का था कलकत्ता में, वहाँ चंद्रनगर था, चंद्रनगर में इनका था फैक्ट्री फ्रांसीसियों का। तो फ्रांसीसी तो इनकी बात मान गए, कोई बात नहीं भाई, आपका जैसा आदेश। लेकिन अंग्रेज नहीं माने, बोले कि जब हमको ये अधिकार मिला है कि कलकत्ता में हम अच्छे से अपना व्यापार कर सकते हैं, तो फिर हम इस बात को क्यों माने कि हम अपना जो किलेबंदी है उसको तोड़ दें। तो ये लोग ये इस बात को नहीं मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है ना मानने का वजह ये भी रहता है कि इनके में साहस बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि कर्नाटक में ये इन्होंने युद्ध किया था, अच्छा खासा ये जीत लिए थे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये अपने महत्वपूर्ण जो प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को भी हरा दिए थे, तो इनका जो महत्वाकांक्षा था वो बहुत ऊपर लेवल पे था, और इनका जो साहस था वो भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन लोगों ने इस नवाब की बात नहीं मानी। अब जब नहीं मानी तो भाई नवाब को, फिर भाई नवाब हैं तो उनकी संप्रभुता पर उनको लगा कि भाई हर्ट कर दिया हमें, तो अब फिर वो क्या किए, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए चल दिए। अब सबक सिखाने के लिए इन्होंने जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार, उस पे भी इसने कब्जा कर लिया। अब वहाँ पे कब्जा करने के बाद जब ये कलकत्ता की तरफ लौट रहे थे तो फोर्ट विलियम था, ठीक है, इन लोगों का, अंग्रेज़ों का, उस पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद ही ये जो नवाब थे, इन्होंने इन पे ध्यान नहीं दिया। इसको लग रहा था कि ये तो बाहर के आए हुए हैं, इनके में कितना इतना साहस हो जाएगा कि ये फिर आगे चल के कुछ कर सकते हैं। तो सिराज ने ये कम करके आँका उन लोगों को, ये सिराज की गलती थी, ठीक है। फिर ये लोग वहाँ से जैसे तैसे जान छुड़ा के भागे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्रिटिशर्स थे या जो भी विदेशी लोग आए, इनका समुद्र में बहुत अच्छा खासा पकड़ था। कुछ जहाज रानी नाम से इन लोग को जाना जाता था, मतलब जहाज़ बनाने में इतने एक्सपर्ट थे और समुद्र में इनकी ही चलती थी। मतलब अगर जो किसी को समुद्र में कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है उस साइड में, तो क्या होता था, इनके चाहे बगैर वो नहीं जा सकता था। यानी कि अगर ये चाह ले तो उसके जहाज़ को पलट भी सकते थे। इतना ज़्यादा इनका पावर अच्छा था, समुद्र में इतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ थी। तो ये जैसे तैसे ये लोग, जितने लोग बचे अपना वहाँ समुद्र में से, ये लोग आ गए और फुल्टा द्वीप में शरण ले लिए, जो अंग्रेज थे जो वहाँ से भागे थे सिराज के डर से। तो मद्रास के पास इन्होंने फुल्टा द्वीप में शरण ले ली कि जैसे तैसे जान छूटी, लाखों पाए वाली बात। उसके बाद से सिराज क्या हुए भाई, वो तो नवाब थे ही, अपने आप को भी वैसे भी अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा नवाब समझते थे, तो वो वहाँ से रिटर्न वापस ही चले गए। कलकत्ता में जाके जश्न मनाने लगे कि मैंने तो भाई तीर मार दिया, ठीक है। अब जश्न मनाने लगे, अब इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कुछ लोग बच के भी गए हैं, ठीक है। अब ये लोग गए फुल्टा द्वीप में रुके, मद्रास से इन्होंने सहायता मांगी, तो क्लाइव भाई नेतृत्व उस टाइम कर ही रहा था। फिर क्लाइव के नेतृत्व में यहाँ से सेना भेजी गई। अब क्लाइव के नेतृत्व में सेना गई, फिर से उन लोगों ने वहाँ कलकत्ता पे नियंत्रण स्थापित कर लिया, और मजबूरी में नवाब को मानना ही पड़ा, मान्यता देना पड़ा, ठीक है, इन लोगों को, ठीक है। अब इन लोगों को मान्यता मिल गया, अब क्या, अब तो इन लोगों को छुट्टी मिल गई, अब तो इनका साहस और भी बढ़ गया। वैसे तो भाई तुमने भगा दिया था, तुमने मुझे भगा दिया था, लेकिन अब आए, अब तो तुम्हें मजबूरी में देना पड़ा, ठीक है। तो सिराज ने भी सोचा कि अभी, जैसे कि उसको आशंका थी कि क्या पता मराठे यहाँ पे आक्रमण कर दें बंगाल पे, और उधर से उल्टा उत्तर पश्चिम से भी बहुत सारे लोग आने का अंदेशा था, जैसे अहमद साहब अब्दाली वगैरह हो गए। तो इस वजह से वो सोचा कि अभी ये लोग मेरे लिए बड़े शत्रु के रूप में हैं,
यानी कि जो मराठे हैं और जो उत्तर पश्चिम से लोग आने वाले हैं वो हमारे लिए सबसे बड़े शत्रु के रूप में हैं। इन्हीं से तो हम बाद में निपट लेंगे, जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स थे, उनसे तो हम बाद में निपट लेंगे, ऐसा इन्हें सोचा। तो मान गए बात कि चलिए ठीक है, आप अपना जो करना है कीजिए, आपका नियंत्रण रहेगा कलकत्ता पे। ठीक है, इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से ये अंग्रेज यही नहीं रुके। इनकी महत्वाकांक्षा, मैंने पहले बताया था कि इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी रही थी, और जैसे जैसे ये एक एक अपना कारनामा कर रहे थे वैसे वैसे महत्वाकांक्षा और भी बढ़ती चली जा रही थी। अब इसके चक्कर में अंग्रेजों ने नवाब के सहयोगियों के साथ मिलके षड्यंत्र रचा और बहुत सारी ऐसी डिमांड करी जिससे सिराज उसको पूरा नहीं कर पाया। और पूरा भी क्यों करता, वो तो नवाब था। अब जब पूरा नहीं कर पाया तो उसको भी प्रतीत हो गया था कि अब जल्दी ही हम लोग के साथ एक युद्ध होने ही वाला है, हम लोग भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे आपस में। तो इनके सहयोगियों के साथ इन्होंने षड्यंत्र, भाई बहुत अच्छे से षड्यंत्र प्लानिंग करी, रणनीति बनाया। तो इनके सहयोगी जो नवाब थे, उनके सहयोगी जैसे कि मीर कासिम हो गए, मानिक चंद हो गए, खादिम खां हो गए, ऐसे लोग थे। इन्होंने अंग्रेजों के साइड में इनका साथ दिया तभी षड्यंत्र कर पाए। अगर जो साथ नहीं देते तो षड्यंत्र कैसे करते। अब इस चक्कर में 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, लड़ाई होती है। अब प्लासी की जब लड़ाई होती है तो पहले से ही प्लानिंग अच्छी खासी थी, षड्यंत्र था ही। ठीक है, जब उनके ही बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए थे तो फिर उनको जीतना कहाँ था। और वो समझिए लड़ाई था ही नहीं, वो तो सिर्फ षड्यंत्र था, जिसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला भाई चले गए, हार गए। ठीक है, तो आगे हम लोग बंगाल विजय में प्लासी का लड़ाई देखते हैं, तो वो आप लोग नोट कीजिएगा। अब आगे हेडिंग डालिएगा बंगाल विजय। ठीक है, जो कि 1757 में हुआ था। ठीक है, हेडिंग डालिएगा बंगाल विजय। बंगाल विजय में आप लोग डालेंगे 23 जून 1757 प्लासी का लड़ाई, यानी कि प्लासी की लड़ाई। ठीक है, हेडिंग पड़ गया 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई। कारण लिखेंगे आप लोग, कारण लिखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की सफलता से अंग्रेज उत्साहित थे और किसी भी क्षेत्र को जीतने का अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। फुल स्टॉप करेंगे, अगले लाइन से लिखेंगे, सिराजुद्दौला का उनके संबंधियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। ठीक है, और आगे लिखेंगे, अंग्रेजों ने इसे अवसर के रूप में देखा। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे अवसर के रूप में देखा, जो सिराजुद्दौला के वो जो सहयोगी थे जो विरोध कर रहे थे। ठीक है, आगे चलिए आर्थिक टकराव देखेंगे। 1717 में कर मुक्त व्यापार संबंधी प्रावधान को लेकर अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में पहले से टकराव की स्थिति थी। आगे लिखेंगे, और कंपनी इसका दुरुपयोग भी कर रही थी। बताया था ना मैंने, कंपनी इसका दुरुपयोग कर रही थी। कैसे दुरुपयोग कर रही थी, क्या हुआ था, इसको यहाँ से सामान निर्यात और बाहर से जो आयात करती थी उसके लिए छूट था, लेकिन ये स्थानीय जगहों पे जहाँ अपना माल पहुँचाते थे वहाँ पे भी ये लोग फ्री कर लेते थे। और दूसरी चीज़, जो भारतीय थे जिनको टैक्स देना होता था यहाँ पे, उनसे भी ये लोग मिल जाते थे। बोलते थे कि तुम्हें मान लो नवाब को, मान लो उनको 10 रुपये टैक्स देना था, तो ये बोलते थे तुम मुझे 4 ही रुपये दे दो, हम तुम्हारा सामान इधर से उधर करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें भाई उनका भी फ़ायदा था, तो ये लोग ज़्यादा ही कर रहे थे, इस वजह से नवाब को ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था। ठीक है, आप एक लाइन जरूर नोट में करके लिख लीजिएगा कि 1717 में मुगल जो शासक थे फर्रुख सियर ने कर मुक्त व्यापार की सुविधा कंपनी को दी थी। ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये दिमाग में होना चाहिए कि कैसे उनको अधिकार मिला था बंगाल में। ठीक है, कलकत्ता में कैसे उनको अधिकार मिला था। तो 1717 में मुगल शासक फर्रुख सियर ने कर मुक्त व्यापार की सुविधा कंपनी को दी थी। ये नोट करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला लिखिए, अगला स्टेप लिखिए, कारण में ही लिखिए अगला, कंपनी ने सिराजुद्दौला के संप्रभुता को चुनौती दी। चुनौती कैसे कैसे दी, जैसे में लिखेंगे, जैसे कौन कौन सी चुनौती दी, जैसे में लिखेंगे आप लोग, नवाब के विरोधियों को संरक्षण, एक हो गया। दूसरा उदाहरण, नवाब के मना करने के बावजूद
नवाब के मना करने के बावजूद कलकत्ते की किलेबंदी। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा लिखेंगे उसमें जैसे में, उदाहरण में तीसरा लिखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल, भारतीय व्यापारियों पर कलकत्ता में कर लगाना। ठीक है, अब इसके नीचे वाली लाइन से लिखेंगे प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया और कलकत्ता की जिम्मेवारी मानिकचंद नामक अधिकारी को सौंपी। ठीक है, कलकत्ता की जिम्मेवारी मानिकचंद नामक अधिकारी को सौंपी। ठीक है, नोट करके आप लोग लिखेंगे। फिर से जो नोट करके लिखवा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसे ही अलग से रहेगा। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे बड़ी संख्या में कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल की खाड़ी में फुल्टा द्वीप में शरण ली और मद्रास से मदद मांगी। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे काल कोठरी की दुर्घटना। क्या हुआ था उस टाइम पे जब सिराज ने नियंत्रण किया था, ठीक है, कलकत्ता पे, तो जब नियंत्रण के दौरान ऐसा हॉलवेल ने बताया था, बहुत सारे साक्ष्यों से, प्रमाणों से ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि ये सच्ची घटना है, लेकिन उस टाइम के लिए समझिए कि एक इंजेक्शन का काम कर दिया था इसने, ये चीज़ बता के, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित इन लोगों को कर दिया था ये चीज़ बता के, ये घटना बता के हॉलवेल ने। तो हॉलवेल ने ऐसा कहा था कि उसके दौरान एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेज़ों को इस कदर से डाल दिया गया था कि अधिकतर लोग क्या हुए थे, डेड हो गए थे। तो वही लिखेंगे हेडिंग डाल के काल कोठरी की दुर्घटना। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन लोगों को उत्साहित किया, यानी कि अंग्रेज़ों को उत्साहित किया इसके प्रति विरोध जताने के लिए। ठीक है, विरोध जताने के लिए मतलब लड़ने के लिए, ठीक है, इन्हें पराजित करने के लिए। तो लिखेंगे काल कोठरी की दुर्घटना। इसमें लिखेंगे हेडिंग डाल दिया है ना, काल कोठरी की दुर्घटना। लिखेंगे हॉलवेल नामक ब्रिटिश अधिकारी ने नवाब पर कलकत्ता पर नियंत्रण के दौरान अंग्रेज़ों के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया। ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया। हालांकि साक्ष्यों से यह आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया, लेकिन तत्कालिक तौर पर अंग्रेज़ों को प्रतिशोध के लिए प्रेरित किया। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लिखवाया गया है, क्योंकि ये जो घटना उसने बताया, चाहे भले ही प्रमाणित नहीं हो पाया, लेकिन प्रतिशोध के लिए इन लोग को प्रेरित किया, तो इम्पोर्टेंट था। आगे लिखेंगे, ठीक है, क्लाइव के नेतृत्व में, अगला स्टेप लिखेंगे, अगला लाइन लिखेंगे, क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का दोबारा कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित हुआ। पहले से ही इन लोग को अधिकार था, पहले से ही लोग अपना कारोबार वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन जब सिराज ने इन लोग को वहाँ से खदेड़ दिया, भगा दिया, तो ये लोग वापस चले आए थे। लेकिन अगला लाइन में यही बताया गया है कि क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का दोबारा कलकत्ता पर क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया, और इसकी मान्यता देनी भी पड़ी थी नवाब को, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला लाइन लिखेंगे, नियंत्रण स्थापित हुआ हो गया, और सिराजुद्दौला ने भी इसे मान्यता प्रदान की। लेकिन दोनों के बीच यह फैसला नहीं हो पाया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। मैंने बताया था सिराजुद्दौला इसलिए इन लोगों को मान्यता, मतलब इन लोगों से नहीं भिड़ा उस वक्त इसने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई रणनीति नहीं बनाई, क्योंकि उसे डर था कि मराठा ना आक्रमण कर ले और उत्तर पश्चिम से आक्रमण ना हो जाए। इस वजह से इसने सोचा कि इससे तो बाद में निपट लेंगे, अभी हम आगे आने वाले खतरे को देखते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में उस वक्त आया था कि मराठे हमला करने वाले हैं। ठीक है, अगला लाइन लिखेंगे, क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों के साथ मिलकर, जैसे कि कौन कौन से अधिकारी थे, जैसे में लिख लेंगे, जैसे मीर जाफ़र हो गए, मानिक चंद हो गए, अमी चंद हो गए, खादिम खां। कौन कौन? मीर जाफ़र, मानिक चंद, अमी चंद, खादिम खां इत्यादि। ठीक है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का ही ना दे दिया जाता है, ठीक है, सबका उसमें मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, तो इत्यादि लिख लेंगे। नवाब को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। इसी पृष्ठभूमि में प्लासी की लड़ाई हुई तथा नवाब की पराजय भी हुई।
ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एक तरह से ये लड़ाई नहीं थी, एक तरह से ये षड्यंत्र था। ज़्यादा तो लड़ा ही नहीं गया, केवल अंग्रेज की तरफ से 29 लोग सिर्फ मारे गए थे, कोई लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ षड्यंत्र था। ठीक है। आगे परिणाम हेडिंग डालेंगे, परिणाम हेडिंग डालेंगे, परिणाम। ठीक है, परिणाम हेडिंग हो गया। आगे लिखेंगे परिणाम में आर्थिक परिणाम लिखेंगे, उसके नीचे छोटा सा हेडिंग डाल देंगे आर्थिक परिणाम। ठीक है, उसमें लिखेंगे एक बड़ी राशि उपहार एवं हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को दी गई। एक बड़ी राशि उपहार एवं हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को दी गई। दूसरा लाइन लिखेंगे 24 परगना। 24 मतलब 24 मत लिखिएगा, 24 मतलब हिंदी में 24 लिखिएगा, क्योंकि 24 परगना एक क्षेत्र है, एरिया है। ठीक है, 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी भी दी गई। उस टाइम जमींदारी का क्या मतलब होता था, चलिए अभी हम आगे बताते हैं जमींदारी का मतलब। ठीक है, आगे लिखिएगा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर भी कर न देने की सुविधा दी गई। पहले क्या होता था, जो कंपनी के कर्मचारी होते थे उनको अपना निजी व्यापार करने के लिए छूट नहीं थी, उनको कर देना पड़ता था। अगर जो अपना निजी व्यापार करते हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं, तब तो ठीक है, तब तो उन्हें छूट थी पहले के टाइम में, जो 1717 का फरमान दिया गया था। लेकिन जो निजी व्यापारी करते थे, निजी जो कर्मचारी व्यापार करते थे, उनको इस चीज़ का टैक्स का छूट नहीं था। अब इस बार जब इसने कलकत्ता पे नियंत्रण स्थापित किया क्लाइव ने, तो क्या हुआ, निजी व्यापार करने, ये जो कर्मचारी थे उनको भी निजी व्यापार करने की छूट मिल गई। ज़मींदारी क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर जो उस टाइम पे किसी के पास बहुत ज़्यादा सारा ज़मीन है, बहुत सारा भूमि है, ठीक है, और लोगों के पास कम कम है, तो जिसके पास, ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति के पास ज़्यादा सारा ज़मीन होगा, 2 4 10 तो ऐसे नंबर में होंगे ना जिनके पास बहुत सारा ज़मीन होगा। तो जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी, ज़मीन होती थी, उनमें से अंग्रेज सेलेक्ट करते थे किसी को ज़मींदार। उसका क्या काम होता था, उसका काम होता था जितना उस एरिए का, जहाँ पे उसको ज़मींदारी मिलती थी, सबका टैक्स वसूलना रहता था। ठीक है, सबका कर लेना होता था और ले जाके अंग्रेजों को देना होता था। उसके बदले में उसको कुछ दिया जाता था, वो अंग्रेज डिसाइड करते थे। यही ज़मींदारी व्यवस्था थी। ठीक है, आगे नोट करके एक चीज़ और लिखेंगे, इसी राजस्व से, नोट करके लिखेंगे इसको, ठीक है, उसमें नहीं है, नोट करके लिखेंगे, इसी राजस्व से भारतीय उत्पादों को खरीदा जाने लगा। ये जो राजस्व मिलने लगा, इसी राजस्व से जो पैसा मिलने लगा, उसी से यहाँ का सामान ये लोग खरीदने लगे। आगे लिखेंगे, इसी में नोट में ही लिखेंगे, और इसी धन का उपयोग भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया। मतलब अगर जो उन्हें धन मिलने लगा तो उससे वो बहुत सारा काम कर सकते थे, जैसे सैनिक मजबूती कर सकते थे। ठीक है, अलग जगह और कहीं अगर जो इस तरह का कोई काम होता है, उन्हें अगर जो लड़ाई लड़नी पड़ती है या कुछ और काम करना होता था, तो उसके लिए इस धन का ये लोग इस्तेमाल करते। अब हेडिंग डालेंगे राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक डाल दिया, जैसे कि परिणाम में आपने पहले आर्थिक डाला था, अब राजनीतिक डालेंगे कि क्या परिणाम हुआ, राजनीतिक स्थिति में क्या बदलाव हुआ इनके, अंग्रेजों के। लिखेंगे राजनीतिक हेडिंग डाल के लिखेंगे पहला पॉइंट, पूर्वी भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में, पूर्वी भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों की पहचान हुई। स्टार्टिंग में वो फ्रांसीसी से भिड़े, अपने प्रतिद्वंदी को हटाए, उनका मनोबल और बढ़ा। आगे चल के जैसे ही ये बंगाल में इन्वॉल्व हुए, बंगाल विजय इनका शुरुआत हुआ, वैसे ही ये राजनीति में धीरे धीरे आने लगे और इनकी महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन क्या हुई, बढ़ती गई। अगला पॉइंट लिखेंगे राजनीति में, बंगाल के प्रशासन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण। बंगाल के प्रशासन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, 1757 में मीर जाफ़र को नवाब बनाया। मीर जाफ़र ने इनका साथ दिया था, तो 1757 में जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, वैसे ही जैसे हटा दिया गया नवाब को, तो दूसरा नवाब अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में मीर जाफ़र को बनाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी तथा थर्ड यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में बंगाल के संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक, फिर से लिखेंगे, तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध में बंगाल के संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब मैंने पहले बताया था बंगाल बहुत ज़्यादा समृद्ध था उस वक्त, तो वहाँ के संसाधनों का, संसाधन मतलब पता है, संसाधन मतलब वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। कोई भी चीज़ हो गया, जैसे अगर जो हम कोई चीज़ें ले लेते हैं, जैसे अगर जो मार्कर की बात करें, बोर्ड की बात करें, टेबल की बात करें, चेयर की बात करें, हमारे लिए, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए वो संसाधन है। तो बंगाल में जो उनके लिए धन था, वो भी एक संसाधन था उनके लिए। तो वो क्या होता था, उस संसाधन का इस्तेमाल कहाँ की, सबसे पहले ट्रायल उनको आगे ही मिल गया तृतीय कर्नाटक युद्ध में, और बंगाल के संसाधनों का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से फ्रांसीसियों को वो रास्ते से हटा दिए थे। ठीक है,
अच्छा, अब एक चीज़ और लिख लेंगे, असफलता के कारण क्या थे। ठीक है, असफलता के कारण क्या थे, मतलब नवाब क्यों असफल हुए, उसके क्या रीजन थे, क्या वजह थे। असफलता के कारण में लिखेंगे पहला पॉइंट, अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व। क्लाइव था ही योग्य, कुशल नेतृत्व वो कर रहा था। पहला पॉइंट लिखेंगे अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व। दूसरा लिखेंगे नवाब की अयोग्यता, जैसे कि नवाब जब योग्य भले ही था, लेकिन नवाब जब क्या किया, अगर जो वो अपने सगे संबंधियों के द्वारा कर रहे षड्यंत्र के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, इतना इतना लोग ये लोग कांड कर गए, तो इसमें तो अयोग्य था ना। अयोग्य मतलब हर एक पॉइंट से अयोग्य नहीं, कहीं से भी अगर जो कमजोर पड़ा, जो कमजोरी उसके लिए भारी पड़ गई, ठीक है, उस कमजोरी की बात की जा रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब वो कलकत्ता वापस जाने लगा तो उसके पीछे पीठ पीछे जो अंग्रेज आ रहे थे फुल्टा द्वीप में, जो आके सड़ लिए थे जहाज़ों से आके, तो उन पे इसने ध्यान नहीं दिया, अपने शत्रु को कमजोर समझा, तो ये सारी चीज़ें अयोग्यता थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखिए सैनिक पिछड़ापन, यानी कि ये जो नवाब थे इनके पास क्या था, सैनिक पिछड़ापन था, यानी कि जो आधुनिक सेना थी वो किसकी थी, अंग्रेजों की थी, तो इनका सैनिक पिछड़ापन था, उसमें कोई आधुनिक चीज़ें नहीं थी, तो गोले बारूद हिंद इनका स्टैंडर्ड चीज़ें ये सब कुछ नहीं रखे थे। चौथा लिखेंगे अंग्रेजों के पास आधुनिक सेना और संसाधन। चौथा पॉइंट लिखेंगे अंग्रेजों के पास आधुनिक सेना व संसाधन। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक एकता की कमी, यानी कि नवाब, जब भी नवाब के साथ ऐसा हुआ तो आसपास का एरिया हो गया या उसके आपस की ही बात है, देखो उसी क्षेत्र की बात, उन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, साथ दिए ही होते तो शायद ही ऐसा नहीं होता। तो राजनीतिक एकता की कमी। अगला लाइन लिखेंगे राष्ट्रीय चेतना का अभाव, लोगों में ऐसा नहीं था कि ये लोग विदेशी हैं, हमारे राष्ट्र में आके ये सब कुछ कर रहे हैं, हमें इनका साथ नहीं देना चाहिए, तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव। नोट करके लिखेंगे, फिर से नोट करके लिखेंगे 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। जैसे कि क्या हुआ, जब मीर जाफ़र कठपुतली तो था ही, इन लोग का पेट भर रहा था, लेकिन इन लोग का पेट कहाँ से भरने वाला है, क्योंकि महत्वाकांक्षा इनकी लालच तो बढ़ती जा रही थी, तो इनका डिमांड जो था दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा बढ़ता जाता था कि मीर जाफ़र बेचारा पूरा नहीं कर पा रहा था, और उसको तो पछतावा होने ही लगा कि हम क्यों ही यहाँ पे आए, क्यों ही नवाब बने, क्यों ऐसा सब कुछ किए। लेकिन पछतावा से क्या फ़ायदा, जब आपने एक बार गलती कर दी तो कर दी। तो 1760 में उसे ऐसा बोला गया कि भाई तुम हटो, तुम्हारे दामाद साहब को बनाया जाता है यहाँ का नवाब। ठीक है, तो अब मीर कासिम भी योग्य था, उसकी भी योग्यता में कमी नहीं थी, और वो स्वतंत्र रहना भी चाहता था। तो आगे लिखेंगे, नोट में लिखे हैं आपने ना, 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, ये आपने लिख लिया। तो मीर कासिम जब जैसे ही नवाब बना, वैसे ही मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की ज़मींदारी किसको दे दी, अंग्रेज़ों को दे दी। नोट में दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे कि मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की ज़मींदारी किसको दे दी, अंग्रेज़ों को दे दी। मैंने ज़मींदारी का मतलब आपको बताया था, ज़मींदारी का मतलब होता है कि उस एरिया का उसको टैक्स कलेक्ट करना होता था और ले जाके देना होता था जो वहाँ का शासक था उसको। लेकिन इन लोग को जो ज़मींदारी मिली थी, इसमें ये लोग टैक्स वसूल के नवाब को नहीं ही देते थे, अपने पास ही रखते थे। ठीक है, तो ये इनका प्रॉफिट था। ठीक है, अगला क्लास अगले मतलब वीडियो में दिखाया ही जाएगा। तो आप लोग जरा ये एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। प्लासी की लड़ाई से अंग्रेज़ों की स्थिति किस किस तरह से मजबूत हुई। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आगे जो भी जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, अभी आगे जैसे ही लेवल उसका बढ़ेगा तो आपको कीवर्ड्स कुछ कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। ठीक।